स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोज़ाना की तरह सबसे पहले नज़र आज की हेडलाइंस पर। ईरान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का किया स्वागत, तो कुछ देशों ने इस पर भी जताई चिंता। इराक के इरबिल के बाद अब सीरिया के दैरुज़ूर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बरसे ईरानी मिसाइल, धमाकों से गूंज उठा पूरा इलाका। हुसैनी जियालों के आगे यजीदी फौज की एक नहीं चली, पाबंदी के बाद भी सऊदी अरब में शहीद किए गए बेगुनाह शिया जवानों की याद में निकला कैंडल मार्च। चेन्नई में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन, बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा, कर्नाटक बंद का भी ऐलान। आज की हम अपने खबरों की शुरुआत करेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्लामोफोबिया के खिलाफ पारित किए गए प्रस्ताव से और अलग अलग देशों ने इसको कैसे लिया है। ईरान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का स्वागत किया, तो कुछ देशों ने इस पर चिंता भी जताई है। ईरान के एम्बेसडर और यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव माजिद तख्त रवांची ने कहा कि दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ यूएन के संयुक्त रुख का ईरान स्वागत और समर्थन करता है। माजिद तख्त रवांची ने ये रिमार्क्स यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने के बाद दिए, जब यूएन ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाए जाने के एक प्रस्ताव के हक़ में वोट किया। ईरानी एम्बेसडर ने कहा, इस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के दिन के तौर पर मनाए जाने से हमें इस्लाम और इस्लामी सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझने और समझाने का मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि रेजोल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले अहम चैलेंजेस में से एक इस्लामोफोबिया को प्रभावी ढंग से और रचनात्मक रूप से सामना करने के हमारे इरादे को साबित करता है। तख्त रवांची ने यूएन के सभी मेंबर से इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों और क़ानूनी वादों पर काम करने पर जोर दिया। इसी तरह पूरी दुनिया में कॉमन वैल्यूज़, पीसफुल तरीके से सबका एक साथ ज़िंदगी गुजारना, टॉलरेंस और आपसी समझ को बढ़ावा देने में योगदान देने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दशकों में इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी आंदोलनों को कुछ मीडिया आउटलेट्स, राजनेताओं, प्रभावशाली लोगों और अकादमिक फील्ड्स में गलत तरीके से पेश किए जाने के ज़रिए भी मजबूत किया गया है। राजदूत ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के लिए इस्लामोफोबिया की घटनाओं जैसे कि मुसलमानों के लिए सफ़र पर पाबंदी, हिजाब पर रोक, मुस्लिम सिंबल्स पर प्रतिबंध और इस्लामी आतंकवाद जैसे नफ़रत अंगेज़ और जाहिलाना शब्दों के इस्तेमाल जैसे मुद्दों में एक कड़ा और संयुक्त रुख अपनाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए किसी भी दीन, राष्ट्र, कल्चर या जाति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही ऐसा होना चाहिए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले की एक रिसर्च के अनुसार, जो कि अक्टूबर में आई थी, कहा गया था कि अमेरिका में रहने वाले लगभग 67% मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस्लामोफोबिया का एक्सपीरियंस ज़रूर किया है। जहां एक तरफ दुनिया के अक्सर देशों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, वहीं कुछ देशों ने इस प्रस्ताव पर चिंता भी जाहिर कर दी और मुसलमानों के लिए अपनी नीयत को साफ कर दिया है। दूसरी खबर में अब हम बात करेंगे ईरान की तरफ से लगातार जारी अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल हमलों की। मौजूदा कड़ी में इरबिल के बाद अब सीरिया के दैरुज़ूर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल बरसे हैं। धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा है। पूर्वी सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया है। फार्स न्यूज़ एजेंसी की इंटरनेशनल सर्विस के मुताबिक अरब मीडिया ने आज सुबह ये खबर दी है कि सीरिया में अमेरिकी आर्मी बेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। यू न्यूज़ एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि मिसाइलों ने दैरुज़ूर के पूर्व में अल अमर तेल इलाके के पास एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। कुछ अरब सोर्सेज ने भी ये बताया है कि पूर्वी सीरिया में अवैध कब्जा जमाए अमेरिकी सेना पर हमले हुए हैं। हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। स्पुतनिक समाचार एजेंसी ने बताया है कि एक मिसाइल हमले के नतीजे में 5 ज़बरदस्त धमाकों ने सीरिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्र पर अमेरिकी सेना के जरिए किए गए अवैध कब्जे वाले पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है।
स्थानीय लोगों ने स्पुतनिक को बताया है कि लगातार कई शक्तिशाली विस्फोटों ने छावनी के आसपास के इलाके को हिला कर रख दिया और इसकी आवाज़ पूरे इलाके में सुनी गई है। सूत्रों ने भी बताया कि धमाकों के फ़ौरन बाद बड़ी तादाद में अमेरिकी ड्रोनों ने पूरे इलाके के ऊपर से उड़ान भरी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते इरबिल में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने लगातार 12 मिसाइल मारकर बेस को तहस नहस कर दिया था, जिसमें मोसाद के कई खुफिया अफसरों सहित अमेरिकी कमांडर्स भी मारे गए थे। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ने अपनी हार को छुपाने के लिए खबर को बाइकआउट करने में ही अपनी भलाई समझी। इसलिए कल रात हुए हमले के बारे में सही खबर का मिल पाना कि ये हमला किसने किया और कितने अमेरिकी मारे गए हैं मुश्किल ही लगता है। अगली खबर में अब हम बात करेंगे सऊदी अरब में निकाले गए कैंडल मार्च की। ये कैंडल मार्च सऊदी अरब में शहीद किए गए बेगुनाह शिया जवानों की याद में निकाला गया। सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्रों खतीफ और अल अहसा में लोगों ने पुलिस की चेतावनी के बाद भी आले सऊद के हाथों शहीद हुए अपने जवानों की याद में कैंडल मार्च निकाला। आले सऊद सरकार ने शहीदों के घर वालों को उनके चहेतों के लिए शोक सभा आयोजित करने की भी अनुमति नहीं दी थी। लेकिन कैंडल मार्च निकालकर सऊदी अरब के शियों ने ये ऐलान किया है कि हुसैन वालों को तुम शहीद तो कर सकते हो, लेकिन उनको तुम दबा नहीं सकते हो। गौरतलब है कि 12 मार्च को सऊदी अरब में 81 लोगों को एक साथ मौत की सज़ा दी गई थी, जिसमें 41 शिया मुसलमान भी शामिल थे। लेकिन ह्यूमन राइट्स की गुहार लगाने वालों के कान पर उस वक्त जूं भी नहीं रेंगी और उसके अगले ही दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा पर जाकर ये साबित भी कर दिया कि ह्यूमन राइट्स के उनके दावों में कोई दम नहीं है, वो सिर्फ उसे सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने सऊदी अरब के साथ रिश्तों की बहाली के लिए जारी 5वें चरण की बातचीत को रद्द कर दिया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से संबंधित नूर न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक तरफा और अस्थायी तौर पर इस वार्ता को स्थगित करने का फैसला लिया है। अगली खबर कर्नाटका में चल रहे हिजाब विवाद से जुड़ी है। अब चेन्नई में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है और कर्नाटक बंद का ऐलान किया है। भारत के स्कूलों में छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ चेन्नई में ये प्रदर्शन हुए हैं। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बुधवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन ऐसी स्थिति में हुआ है कि जब किसी भी तरह के प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। स्कूलों में हिजाब पहनने के समर्थक पहले ही तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर चुके हैं। भारत में बाहिजाब छात्राओं के समर्थन में बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में भी प्रदर्शन किए गए हैं। भारतीय समाचार माध्यमों के अनुसार स्कूलों में हिजाब के बारे में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत मुसलमानों ने आज कर्नाटक बंद की अपील की थी। कर्नाटक के मौलाना सगीर अहमद खान राशिदी ने हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताते हुए आज प्रदेश बंद का ऐलान किया था। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा था कि मेरी सभी मुस्लिमों से अपील है कि वे इसे तवज्जो से सुनें और इस पर सख्ती से अमल करें। तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि आइंदा जो फैसला जो सुनाया जा रहा है बराए करम इसको गौर से सुनें और इस पर पूरी सख्ती से अमल फरमाएं। हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट के अफसोसनाक फैसले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए हर एक तबका इस बंद पर शरीक होकर उसको कामयाब बनाए। उनका कहना था कि हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नाराज़गी जताने के लिए 17 मार्च को कर्नाटक बंद का ऐलान किया जाता है। गौरतलब है कि हिजाब का मुद्दा पिछले साल उस समय चर्चा का विषय बन गया था जब कर्नाटक प्रांत के कई स्कूलों ने छात्रों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद हिजाब के समर्थकों और विरोधियों के बीच मामला हाई कोर्ट पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट ने
हाल ही में स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध लगाते हुए ये दावा किया कि हिजाब का इस्लामी कानून से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का ये फैसला अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान मजीद ये कहती है कि औरतों के लिए हिजाब करना ज़रूरी है। बहरहाल हमारा आज का बुलेटिन यहीं पे ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।